नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए समय समय पर अपडेट आपको देते आए हैं। आज बात करेंगे 15 जुलाई 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कौन से थे। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इन वीडियोज़ को देखिए और उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में ITI एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। तो लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए, जाइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। आपको बता दें कि ये जो पेपर हो रहे हैं ये लगभग हमारी क्लासेज में से ही कवर हो रहे हैं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम इसी तरह का कंटेंट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको डिटेल दे दूं मैं कि चैनल पर हमने लगभग 27 क्लासेज थ्योरी की और 10 क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, यानी टोटल 37 क्लासेज दी है। 95 से 97% पेपर इसी क्लासेज में से कवर हो रहा है। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ITI एग्ज़ाम 2023 नाम से, CBT एग्ज़ाम 23 नाम से भी है। दोनों प्लेलिस्ट ओपन करके इन क्लासेज को अटेंड करके जाइए, आपका पूरा पेपर इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और एक चर्चा करते हैं, एक नज़र डालते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि एक रैपिड फायर की तरह चलेंगे, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्लासेज में करवा चुका हूं, बार बार चीज़ें बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप समय निकाल कर वहाँ देखें। हमारा अभी का टारगेट इतना है, क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, उनका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिटेल से वहाँ क्लासेज में मैंने बताया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, सब कुछ वहाँ मिलेगा। पहला सवाल आपके सामने, बिना ऑप्शन दिए कौन बच्चा इसका उत्तर बता सकता है, बताइए मुझे। आपको एक उपकरण दिखाया गया और इसका नाम पूछा है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है वर्ष 2023 के आपके एग्जाम में, है ना। बताना कमेंट करके किस किस को इसका उत्तर याद है। अब मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ये है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर, हिंदी में बोलते हैं बाहरी ग्राउलर, ठीक है। अब ग्राउलर इंग्लिश का शब्द है, हालांकि शुद्ध हिंदी तो बोली नहीं लिख रहे, लेकिन गुरु घुरितर बोलते हैं शुद्ध हिंदी, आ भी जाए तो ध्यान रखना। बाहरी ग्राउलर DC आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। एक आंतरिक ग्राउलर भी होता है जो AC स्टेटर की वाइंडिंग जांचने के लिए काम में लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए होंगे और सारी क्लासेस देख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास प्यारे बच्चों वहीं से आ रही है जो हमने पढ़ाया हुआ है। सिर्फ यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं चीज़ें और आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो आज भी यही क्वेश्चन आए, देखो आज भी ये आए, ठीक है ना। बाकी आपको वो क्लासेज ही देखनी है और वहीं से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखो। गतिशील प्रेरित रूप से प्रेरित EMF के लिए सूत्र क्या है। एक चीज़ तो याद रखना, जनरेटर AC का हो या DC का हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उसमें गतिज प्रेरित EMF होता है, डायनेमिक EMF कहलाता है वो। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्टैटिक इंड्यूस स्थैतिक प्रेरित EMF कहा जाता है, जनरेटरों में गतिज प्रेरित EMF होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, जनरेटर AC का हो या DC का हो, दोनों में AC EMF उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर, दोनों के बीच में समानता क्या है, तो दोनों AC उत्पन्न करते हैं, ये बड़ी समानता है, याद रहेगा सबको। अब बात आती है कि इसके प्रेरित EMF का फॉर्मूला ज्ञात करते कैसे हैं। प्रेरित EMF का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए वैल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा, जो कि आपको यहाँ C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, B का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला में, L का मतलब है लंबाई मीटर में, V का मतलब यहाँ पर है वेलोसिटी का मतलब वेग, चालक चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन किस गति से कर रहा है, V का मतलब वोल्टेज मत समझ लेना, और साइन थीटा का मतलब है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच छेदन का कोण कितना है, तो C उत्तर आएगा। मोटर में प्रेरित EMF की दिशा मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला और होता है और वो होता है BLI sin थीटा। यहाँ I का मतलब करंट है, लेकिन यहाँ V का मतलब वोल्टेज नहीं है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, मोटर जनरेटर समझते हैं तो सोचते हैं एक में करंट है तो दूसरे में वोल्टेज होगी। खैर ये कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे, अभी तो कोई नहीं पूछ रहा। C उत्तर करना BLV sin थीटा। उम्मीद है क्वेश्चन आप कर देंगे। अगला सवाल देखो, DC जनरेटर की फील्ड का नाम क्या है, आपको एक दिखाया गया है। अब अगर ध्यान से आप इस डायग्राम को देखें तो दो फील्ड है। देखो ये एक फील्ड है जिसमें केवल मात्र 3 टर्न है,
ये दूसरी फील्ड है जिसमें बहुत सारे टर्न है। इसका मतलब ये शंट फील्ड है और ये सीरीज फील्ड है, मतलब कंपाउंड तो हो गया। अब बात ये आती है कि अगर दोनों फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस फील्ड की डायरेक्शन भी यूं है और इस फील्ड की डायरेक्शन भी यूं है, दोनों जब समान दिशा में काम करती है तो इसे क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। गुरुजी शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट क्यों नहीं किया? क्योंकि फील्ड कनेक्टेड ही नहीं है, जुड़ी हुई तो दिखाई नहीं रखी ना। डायग्राम को ध्यान से देखो, दोनों फील्ड तो ओपन पड़ी है। अगर फील्ड जुड़ी हुई नहीं है तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन फ्लक्स की दिशा उसने पहले ही तय कर दी, धारा की दिशा तय कर दी, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि वो है क्यूमुलेटिव प्रकार का, समान दिशा में था ना। अगर विपरीत दिशा में होता फ्लक्स दोनों का, देन डिफरेंशियल कर देते। लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है ये क्यूमुलेटिव है और ये डायग्राम दे रहे हैं वो, ठीक है। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। अगर ये डायग्राम वाला आता है तो क्यूमुलेटिव वाला ही दे रहे हैं वो, ठीक है। आपका पेपर कब है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे जिनका पेपर नहीं हुआ, ताकि आपकी लाइक्स की संख्या से, कमेंट्स की संख्या से हमें डिसाइड कर सके कि अभी भी आपका एग्ज़ाम होना बाकी है, तो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहें क्लास टाइम पर। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी से संबंधित है? देखो अचालकों की एक टेबल होती है और वो टेबल हमारी शुरू कहाँ से होती है? वाई ए ई बी एफ एच सी, 7 इसमें वर्ग होते हैं, याद होगा सबको। इनका टेम्परेचर वगैरह भी आता है, वो कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। खैर जनरली हम कंपटीशन वालों की भी तैयारी करवाते हैं तो आपके बताएंगे डिटेल से बाद में भी। बी जो होता है ना, इसमें आता है अब्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। अभी यहाँ आप ध्यान से देखो, फाइबर ग्लास वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो यही आएगा, ठीक है। और ये हमें किसी बच्चे ने सेंड किए हैं क्वेश्चन, इसलिए हम क्या है कि एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिस तरह से बच्चों ने भेज दिया हमने उसी तरह से उन क्वेश्चंस को उठाया है। तो इनमें टिक लगे हुए हैं पहले से, वो बच्चों ने लगा रखे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको कारण सहित उत्तर बता रहा हूँ, तो हमें तो रीज़न समझना है ताकि वहाँ ऑप्शन को भूले नहीं। कोई ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ ए ऑप्शन है तो वहाँ भी ए में ही होगा, चेंज हो सकता है। देखो आर्मेचर वाइंडिंग की एक टेस्टिंग दिखाई गई है और पूछ रहा है कि ये किस तरह की टेस्टिंग है बताइए हमें। तो टेस्टिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाहरी ग्राउलर के ऊपर आर्मेचर रखा हुआ है, एक मिली वोल्ट मीटर लगाकर दिखाया है। मैं आपको दो पहचान बताता हूँ, दो एक जैसे डायग्राम है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मिली वोल्ट मीटर की दोनों लीड पास के कम्यूटेटर सेगमेंट पर ही लगी हुई है तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी टेस्ट। और कंटिन्यूटी टेस्ट की हिंदी नाम होता है कंटिन्यूटी टेस्ट का हिंदी नाम होता है निरंतरता परीक्षण, और दूसरा नाम होता है ओपन सर्किट टेस्ट, यानी खुला परिपथ परीक्षण। यानी हम ये जांच कर रहे हैं कि कोई आर्मेचर वाइंडिंग खुल तो नहीं गई है। अगर वाइंडिंग सही है तो वोल्ट मीटर हमें यह विक्षेप दर्शाएगा, यानी वो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हमें बताएगा। इसी में क्या होता है कि एक वाली जो वोल्ट मीटर का सिरा है ना, वो कम्यूटेटर सेगमेंट पर ना लगा करके शाफ्ट पर लगाया हुआ दिखा देते हैं, तो वो होता है ग्राउंड टेस्ट, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन वो डायग्राम अलग है, आपकी बुक में दिया हुआ मिल जाएगा आपको, और बाद में अंतर चीज़ें बताएंगे आपको। अभी तो कंफ्यूज कर ही नहीं रहे, ऐसा कंफ्यूजन तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम वाले करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस कर जाओ ज़रूर आप भी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एंड्रॉयड ऐप हमारा डाउनलोड कर लो और फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको अटेंड करके जाना पेपर से पहले। सवाल देखो, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना करने का सही फॉर्मूला क्या है? अब देखो स्लिप के फॉर्मूले होते हैं 3, लेकिन यहाँ पर स्लिप स्पीड पूछ रहा है। अगर गति की बात करें ना तो स्लिप स्पीड आरपीएम में आएगी, और वो बड़ा सिंपल है। सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर होता है। जैसे मोटर की सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम है और मोटर 1440 आरपीएम पर चलती है, इसका मतलब 60 आरपीएम मोटर की स्लिप स्पीड है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सापेक्ष गति। यही वो गति है जिसके कारण रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण मोटर स्टार्ट हुई थी, अदरवाइज मोटर चलती नहीं है, ध्यान रखना है। अब दूसरी स्लिप कौन सी आती है? उसे बोलते हैं अंशीय स्लिप, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल स्लिप। फ्रैक्शनल स्लिप होती है कि ये जो आपका 1500 माइनस 1440 है, तो इसमें आपको 1500 का भाग और देना है। जैसे ये रहा डी ऑप्शन में, ये अंशीय स्लिप है,
और तीसरा होता है प्रतिशत स्लिप, जिसको कि 60/1500 करके उसे 100 से गुणा और करो कि 4% मोटर में स्लिप है। जब परसेंटेज में पूछा जाए तो यानी इसमें 100 से गुणा अगर और हो जाता तो प्रतिशत स्लिप होती। 3 क्वेश्चन आते आपसे, तो केवल स्लिप स्पीड ही पूछेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, NS - NR इतना कर देना, थोड़ा सा वहाँ सोच समझ कर देख लेना क्या दिया हुआ है। अंशीय स्लिप अगर लिख दिया हो तो D उत्तर करके आना, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखो, एक ये कन्वर्टर वाला है, मोस्ट रिपीटेड है वर्ष 2023 में, तो यही है वो क्वेश्चन कन्वर्टर वाले चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा बार हुआ है। हालांकि एक वो 3 फेज रेक्टिफायर वाला भी आ रहा है जिसका आंसर है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका क्या उत्तर करेंगे आप, कौन सा कन्वर्टर है, ये है आपका रोटरी कन्वर्टर। कैसे पहचान हो रही है, एक तरफ DC, एक तरफ AC और ये बाउंड मशीन, ठीक है। इधर से DC दोगे यहाँ AC दे देगा, यहाँ AC दोगे यहाँ DC दे देगा। अगर यांत्रिक विधि से घुमाया तो यहाँ AC ले लो, यहाँ DC ले लो, दोनों दे सकता है हमें, ठीक है। रोटरी कन्वर्टर आपको इसका उत्तर करना है। एक ये गेट वाला आ रहा है, इसके 2 आए हुए हैं, ध्यान रखना, एक एंड गेट वाला भी है, ये नेंड गेट है। पहचान बता देता हूँ, अगर चित्र भूल जाओ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम के अलावा आपको यहाँ चीज़ें देखनी है। देखो A/B अगर है ना तो ये तो है एंड गेट, और A/B के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नेंड गेट, यानी नॉट एंड, तो ये एंड। ये देखो A/B और इसके ऊपर बार है, क्या उत्तर आएगा, D उत्तर आएगा। 2 इनपुट वाला नेंड गेट, ठीक है। अब मैं चारों ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बता रहा हूँ, एक बार सुनना। 2 इनपुट का OR गेट A+B, 2 इनपुट का एंड गेट A/B, 2 इनपुट का नोर गेट A+B की बार, 2 इनपुट का नेंड गेट A/B की बार। ये है वो 4 क्वेश्चन जिनको आपको याद रखना है। या तो ट्रू टेबल देकर पूछ लेते हैं या आपको इनका प्रतीक देकर पूछ लेते हैं। लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। हाँ, क्लासेज पसंद आ रही हो तो लाइक वाला बटन दबा देना और सब्सक्राइब करके देखें प्लीज़। बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए क्लास देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काउंट्स बढ़ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है, दरअसल थोड़ा सा ये सवाल गलत हो गया, आउटपुट रिपल पूछ रहा था वो, और फुल वेव रेक्टिफायरों की जो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रिपल तो आउटपुट में होता है ना, रेक्टिफाई कर दिया उसने, पल्सेटिंग DC की फ्रीक्वेंसी होती है। रिपल का मतलब होता है पल्सेटिंग DC में प्रति सेकंड उतार चढ़ाव को रिपल्स बोला जाता है, और ये इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है, ब्रिज रेक्टिफायर हो या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर हो। अगर ये होता हाफ वेव रेक्टिफायर देन आपको B उत्तर करना है, हाफ वेव में बराबर होती है। दोनों बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर और ज़्यादा और फुल डिटेल से आपको चीज़ें समझनी है ना तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लीज़ उनको देखें आप, हमने बहुत डिटेल से करवाया है। थ्योरी की 27 क्लासेज मत छोड़ो, मैं विश्वास दिलाता हूँ 38 के 38 क्वेश्चन आपको उन क्लासेज में देखने को मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ड्राइंग वो भी करवाए हैं, 25 क्वेश्चन वो भी आपके नहीं छूटेंगे और 12 क्वेश्चन वो। बस आपको थोड़ा सा समय निकालना है और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। सवाल देखो, DC मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती है। DC मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। देखो फ्लक्स तो दिया नहीं है, आर्मेचर करंट दिया हुआ है, तो D उत्तर कर देंगे। DC मोटर का टॉर्क ये कहाँ से आ गया, DC मोटर वाला, ये आपके ड्राइव वाले चैप्टर में से आया है क्वेश्चन। अब कहीं आप सोच रहे हो कि गुरुजी मोटर वाले में तो ये क्वेश्चन था ही नहीं, ड्राइव वाला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ना उसमें मिलेगा आपको। बीच में जब सेमेस्टर वाइज PDF जारी हुई थी ना तो उसमें 4th सेम की आपकी जो PDF है वो देखो। ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, देखो ये है ट्रांजिस्टर का बेस सिरा। कैसे गुरुजी, तीर वाला निशान हमेशा एमीटर सिरा होता है, तो फिर उसके लास्ट वाला जो होता है वो कलेक्टर, तो ये बेस है। बेस को तो देखो कोई यूज ही नहीं किया, किसको यूज किया है, एमीटर कलेक्टर को। दरअसल एक ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है स्विचिंग डिवाइस के रूप में, और कहते हैं कि जब स्विच की भांति इस्तेमाल होता है
तो केवल एमीटर कलेक्टर सिरे का उपयोग किया जाता है। तो अब ये दोनों काम में आए, इसका मतलब ये यहाँ स्विचिंग युक्ति के रूप में काम करेगा, यानी किसी सर्किट को या तो ऑन या ऑफ करवाएगा केवल। ठीक है, हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो रहा है। देखो अगला सवाल, परिपथ में X से अंकित डिवाइस का नाम क्या है? ये देखो, ये है कंट्रोल सर्किट। मैं आपको सारा ही समझा देता हूँ, टोटली आ सकते हैं पेपर में। देखो ये यहाँ पर है ना, हमारी एक कॉइल होती है, इन्होंने दिखाया नहीं है, फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ होती है कॉइल। ठीक है, तो कॉइल को न्यूट्रल दे देते हैं डायरेक्ट, और इधर से जाता है फेज। तो फेज ये जो 95, 96 होते हैं ना, ये थर्मल ओवरलोड रिले का संकेत होता है, वैसे ध्यान रखना। ये इस तरह का जो है ना वो, और नंबरिंग भी होती है, तो डी उत्तर आ जाएगा। ये है आपका स्टॉप पुश बटन, और ये हमेशा NC होता है। ये है आपका स्टार्ट पुश बटन, नहीं दिया गया इन्होंने, कोई बात नहीं, NO होता है। ये है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो होल्डिंग के काम आता है, और ये है आपकी कॉन्टेक्टर कॉइल या NVC। तो अभी तो आपसे यही पूछा है, तो डी उत्तर करना, ये वाला प्रतीक ओवरलोड रिले का है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और देखो, कंट्रोल पैनल वायरिंग में इसका नाम क्या है, ये आपको दिखाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप देख लेंगे इसको। क्या उत्तर करेंगे इसका? नायलॉन केबल टाई, ऐसे करके इसका ऑप्शन है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बच्चे ने मुझे बताया कि 75, 76 दोनों आए हैं जब टेक्स्ट मैसेज किया था तो। ठीक है, और उसके बाद में देखो, जनरेटर में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखो ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, उभरा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। यहाँ कॉपर के लग लगा करके सोल्डरिंग के माध्यम से आर्मेचर की कुंडलियाँ जोड़ी जाती है, यहाँ कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं इसे, उभरा हुआ ये भाग है। उसके बाद में देखो, DC सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की विधि पूछी है, ये क्वेश्चन भी पिछली बार था, 14 जुलाई वाली शिफ्ट में भी था। देखो D1 D2 D1 D2 सीरीज फील्ड के दो भाग कर दिए ना, तो इसे बोलते हैं फील्ड पैरेलल विधि या सीरीज पैरेलल विधि के नाम से। सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की 5 विधियां हैं, उम्मीद है कि आपको वो पांचों याद होगी। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही है अभी के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। 60% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें यार। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।